हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 11वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 10, 10 के बाद में 18, 18 के बाद में 34, 34 के बाद में 66 और 66 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4, 4 से कितना बन रहा है 6। तो मेरे भाई 4 से 6 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना बन रहा है 10, तो 6 से 10 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 18, तो 10 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 10 और 8 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 34, तो 18 से 34 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो 18 और 16 मिलकर बन जाएगा 34। फिर देखिए 34 से कितना बन रहा है 66, तो मेरे भाई 34 से 66 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 के अंदर क्या कर दें +32 कर दें तो 34 और 32 मिलकर बन जाएगा 66। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 66 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ +2, उसके बाद में क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +8, उसके बाद में क्या हुआ +16 और उसके बाद में क्या हुआ +32। यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता है कि 66 के बाद में भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले हुआ +2, उसके बाद में +4। तो मेरे भाई 2 से 4 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8, तो 4 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 4 का 2 गुना होता है 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 8 का 2 गुना होता है 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 32, तो 16 से 32 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 16 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 16 का 2 गुना होता है 32 है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 32 से अगली संख्या निकालेंगे। तो मेरे भाई 32 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का 2 गुना हुआ है तो 32 का भी हम कर देंगे 2 गुना। तो 32 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 32 का 2 गुना होता है 64। यानी कि 32 के बाद में संख्या प्लस होगी 64। अब हमें क्या करना है,
इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यदि हम इस 66 के अंदर प्लस 64 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि हम 66 के अंदर क्या कर देंगे, प्लस 64 कर देंगे तो 66 और 64 मिलकर बन जाएगा 130, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 130। अब हमें देखना है कि 130 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 130 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 8:28 हो रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय ज्ञात करें। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, और यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम के अंदर दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया जाए और घड़ी में वास्तविक समय पूछे तो आपको क्या करना है, दिए गए समय को 11:60 में से घटा देना है। ठीक है, तो पूछा गया समय क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। या फिर आपको प्रश्न ऐसे दे दिया जाए कि घड़ी में वास्तविक समय ये है और दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करें, तब भी आपको क्या करना है, 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना है। तो यहां पर देखिए हमें दर्पण प्रतिबिंब में समय दिया गया है 8:28 और घड़ी में वास्तविक समय हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 8:28 को क्या कर देंगे, 11:60 में से घटा देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 60 में से 28 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 32। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर देखिए 11 में से 8 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 3, यानी कि यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 8:28 हो रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय होगा 3:32। अब हमें देखना है कि 3:32 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 3:32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 11 का संबंध है 22 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 11 से यहां पर 22 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 11 से 22 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 13 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर 11 से यहां पर 22 बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें, इस 11 का 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहां पर बन जाएगा 11 2 के 22। ठीक है, और यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 13 के अंदर है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस 13 का गुणा कर देंगे 2 के साथ में, तो मेरे भाई यहां पर बन जाएगा 13 2 के 26। क्या किसी ऑप्शन में 26 है, तो नहीं सर, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 26 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक हम कब लगाएंगे, जब हमें दूसरा लॉजिक याद होगा तब। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई,
यहाँ पर 11 से 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 11 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो एक और एक मिलकर बन जाएगा 2। और मेरे भाई यदि हम इस 2 का गुणा इसी 11 के साथ में कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 11 दुआ के 22। और ध्यान से देखिए 22 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 13 के अंदर है और 13 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 13 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 3 मिलकर बन जाएगा 4। और मेरे भाई इस 4 का गुणा कर देंगे हम इसी 13 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 13 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13 चौके 52, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब हमें देखना है कि संख्या 52 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 52 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। तो मेरे भाई जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने ऑल सब्जेक्ट के लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार किया है और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जिस भी अभ्यर्थी को यह मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प की संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि x कैसे यहां पर 264 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से x कैसे यहां पर 264 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि uy से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इसके लिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। देखिए जब भी आपको अल्फाबेट लेटर दिया जाए और आगे संख्या दी जाए तो आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर x के से क्या लिखा गया है 264 है, तो x के से 264 लिखा गया है कैसे, तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर ध्यान से देखिए एक्स अल्फाबेट लेटर आता है कितने नंबर पर, 24 नंबर पर है। इसी प्रकार से अल्फाबेट लेटर के ये आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो 24 और 11 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 264 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 264 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे ui के अंदर है और ui से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या,
सबसे पहले तो मेरे भाई इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए यू अल्फाबेट लेटर आता है कितने नंबर पर, 21 नंबर पर है। और मेरे भाई वाई लेटर है ये आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर है 25 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो 21 और 25 को आपस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर संख्या आएगी 525, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 525। अब हमें देखना है कि 525 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर है 525 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 1 + 4 = 9 है और 2 + 8 = 18 है तथा 3 + 6 = 15 है तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि 1 + 4 = 9 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 + 4 = 9 लिखा गया है कैसे। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई इस 1 को लिखा गया है ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पर किया गया है प्लस, फिर क्या है 4। तो मेरे भाई इस 4 का क्या किया गया है 2 गुना। 4 का 2 गुना कितना होता है 8 है। यदि हम 1 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9। और यहाँ पर देखिए 9 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि 2 + 8 = 18 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को लिखेंगे ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस यहाँ पर कर देंगे प्लस, फिर क्या है मेरे भाई 8 का हम क्या कर देंगे 2 गुना। 8 का 2 गुना कितना होता है 16। यदि हम 2 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 18। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 18 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 + 6 = 15, ये सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई 3 को लिखेंगे ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस यहाँ पर कर देंगे प्लस, फिर क्या है 6, तो इस 6 का हम क्या कर देंगे 2 गुना। 6 का 2 गुना कितना होता है 12 होता है। यदि हम 3 और 12 को आपस में ऐड कर देंगे तो 3 और 12 मिलकर बन जाएगा 15। और ध्यान से देखिए 15 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 7 + 8 बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को लिख देंगे ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में प्लस यहाँ पर कर देंगे प्लस, फिर क्या है 8 है। 8 का हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। 8 का 2 गुना कितना होता है 16 होता है। यदि हम 7 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 16 मिलकर बन जाएगा 23, यानी कि 7 + 8 बराबर लिखा जाएगा 23। और 23 ध्यान से देखिए हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1915 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1917 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1920 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1928 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा,
और ऑप्शन डी है हैजा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से अंकिया नाट किस राज्य का लोक नृत्य है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से अंकिया नाट किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अंकिया नाट भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विटामिन B7 का रासायनिक नाम है क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। 2022 के अंदर पूछा गया था कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमने इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए सिंधु घाटी से, ऑप्शन बी है पाषाण युग से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से, और ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं पाषाण युग से संबंधित हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है कुशीनगर में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, और ऑप्शन डी है बोध गया में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी स्थान पर। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि एथलीट फुट नामक बीमारी कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 3रा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है? ऑप्शन ए क्लोरीन की,
ऑप्शन बी है आर्गन की, ऑप्शन सी है सल्फर की और ऑप्शन डी है स्कैंडियम की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से जो स्कैंडियम तत्व है मेरे भाई, इस स्कैंडियम तत्व की जो परमाणु संख्या है ये कैल्शियम की तुलना में अधिक है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में लड़ा गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि निर्वात माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मगध का कौन सा राजा बौद्ध धर्म का समर्थक था। ऑप्शन ए सम्राट अशोक है, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है नंद वंश का राजा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मगध का बिंबिसार राजा क्या था, बौद्ध धर्म का समर्थक था। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है विभवांतर की, ऑप्शन बी है विद्युत धारा की, ऑप्शन सी है शक्ति की और ऑप्शन डी है ऊर्जा की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है ओजोन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की नामात्र फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप ग्रुप डी एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।